नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों रेडी हैं पार्ट 2 करने के लिए। ठीक है, सेक्शन सी का पार्ट 1 हम लोगों ने कल के वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम ला रहे हैं वो पार्ट 2 में आपके ऑलमोस्ट एडिशनल क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और 2 ईयर के पेपर्स भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। ओके, तो इतना भी सेक्शन सी कर लेंगे आप तो काफ़ी कुछ आपका रेडी हो जाएगा मटीरियल। फिर सेक्शन डी करेंगे और उसके बाद जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे वैसे मैं वीडियोज़ बनाती जाऊँगी। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट करके चलते हैं हम लोग सेक्शन सी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पेपर लिया हुआ है वो लिया है मई 2021 का पेपर। ठीक है, अब उस टाइम जो था वो कोर्स में बदलाव आया था, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कोर्स, मतलब कि अभी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो वाला। तो आइए सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल एनी 2 टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में भी कवर किया था और जिसमें उन्होंने सिंपल लिखा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और उसके रिएक्शंस में थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक वाला एक्सप्लेन करो। तो वही आंसर है, बस उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। उन्होंने वहाँ पे 3 का 3 पूछा था, यहाँ पे कोई भी 2 बोला आपको एक्सप्लेन करने के लिए। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, वाइस लाइक कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ही पेपर पूछा गया है, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब जो सेम है वही आंसर है, तो थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से लिख दिया और कुछ नहीं। अलग तो क्या, आगे थोड़ा सा चेंजेस कर लिए स्टेटमेंट में। तो क्या है यहाँ पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक जो रहता है दैट इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, अब थर्मल डिकम्पोजिशन आपको पता है जैसे कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, हीट की मदद से हम लोग एक कंपाउंड को 2 और 2 से ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स के अंदर जब हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको इक्वेशन भी दी है CaCO3 प्लस गिव CaON CO2। अब मैंने ये वाला आंसर जो है वो डिट्टो वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि कोई मतलब तो बनता नहीं। अब मैं इसमें नया रिएक्शन दूँ तो आपने पहले वाला लर्न कर लिया होता है, फिर आप नया लर्न करोगे तो क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए मैंने आंसर भी सेम तरीके से रखा ताकि आपका जो लर्निंग है तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिविजन करना पड़ जाए। देन फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, फोटो दैट मीन्स की लाइट। तो विद द हेल्प ऑफ द लाइट जो कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट और सिंपल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो AgCl जो है वो ब्रेक डाउन होकर Ag और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोग कंपाउंड को तोड़ते हैं। क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं अगर आप उनको हीट दोगे ना तो वो सिर्फ अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज करेंगे, टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो स्पेशली इसमें पानी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आप एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक H2O को आप हीट करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट H और O अलग नहीं होता है, तो उनके लिए हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से उनको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, One goldsmith makes ornaments of 22 कैरेट gold and sell it at a price of 22 कैरेट। ठीक है, एक सुनार है, उसने 22 कैरेट गोल्ड के गहने बनाए और उसको जो बेच रहा है वो भी 22 कैरेट में ही बेच रहा है, मतलब उसी के प्राइस में बेच रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कांट वी यूज 24 कैरेट गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। अब प्योर जो होता है वो 24 कैरेट होता है, तो हम 24 कैरेट गोल्ड क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर है कि हम 24 कैरेट गोल्ड जो है वो नहीं यूज़ करते क्योंकि वो 100% प्योर होता है। ठीक है, और प्योर होने की वजह से वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट होता है तो इसके लिए वो कोई भी शेप जो है वो होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई ना कोई दूसरा मेटल या लाइक हम इम्प्योरिटी बोलते हैं वैसे इसको, बट इम्प्योरिटी मतलब कोई गंदगी नहीं होती, कोई मेटल लाइक सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, कोई ना कोई मेटल हम इसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि उसको हम शेप दे पाए। ठीक है, तो आपने अपनी गहने देखे होंगे, आपकी मम्मी के यहाँ पे बहुत सारे देखे होंगे, तो उनके अंदर जो वो शेप होता है ना वो सब जो है वो इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद ही बनता है, प्योर गोल्ड में नहीं बनता है। इसके लिए उसको हम कहते हैं 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, क्लियर। नाउ विच मेटल्स आर मिक्सड विथ गोल्ड इन मेकिंग एन ऑर्नामेंट। ठीक है, तो अब सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनियम है। ठीक है, ये कुछ हम लोग यूज़ कर लेते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गोल्ड स्मिथ इज ऑब्जर्व्ड हियर। ठीक है, तो लाइक कौन से मॉरल वैल्यूज़ आप सुनहार के यहाँ पे देख पा रहे हो। सीधी सी बात है, उसने गोल्ड लिया है 22 कैरेट का तो प्राइस भी उसी की लगा है, 24 कैरेट की प्राइस नहीं लगा रहा है। इसका मतलब कि वो काफ़ी ऑनेस्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट
goldsmith makes ornaments of 22 कैरेट गोल्ड, सो दैट वी कैन कंक्लूड ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। ठीक है, चलो नेक्स्ट 39 क्वेश्चन। क्या है 39 क्वेश्चन? ओके, कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। ठीक है, अब एक एक्स कंपाउंड है और एल्यूमिनियम है, उसको हम जब मिला लेते हैं तो उसको हम लोग रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में यूज़ करते हैं। तो एक्स का नाम क्या है वो बताओ, रिएक्शन बताओ, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ और उसका केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन लिख के बताओ। तो देखो बच्चा, अब जो कंपाउंड है एक्स उसको हम कहते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, या तो आप इसको फेरस ऑक्साइड भी कह सकते हो, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, नेम द रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब क्या होता है इसके अंदर, ये थर्माइट रिएक्शन में जो फेरस ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। तो इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, बहुत भयंकर अमाउंट से एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से जो आयरन होता है ना, ठीक है, वो आपको सीधा का सीधा मोल्टन स्टेट में पाया जाएगा, मतलब कि पिघला हुआ। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है इसके अंदर। तो क्या होता है, दो रेलवे ट्रैक जो है वो टूटे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग वो आयरन जो है ना मेल्टिंग वाला वो वहाँ पे पोर कर लेते, डाल देते, तो ऑटोमेटिकली वो उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए इसको वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो बैलेंस रिएक्शन आपको दिया हुआ है, एल्यूमिनियम Fe2O3 ओके गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन? नाउ फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन विच हार्मोन प्रिपेयर्स द ह्यूमन बॉडी फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, भागो या लड़ो। ओके, तो ये सिचुएशन के दौरान हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? तो सिंपल सी बात है, वो है एड्रेनलाइन। ठीक है, एड्रेनलाइन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। ओके, किस ग्लैंड से निकलता है अगर ये पूछते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, किस ग्लैंड से निकलता है ये, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ओके ना इफ़ेक्ट्स क्या है इसके? तो इसके इफ़ेक्ट्स इस तरीके से हैं दैट ये हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर लेता है। ठीक है, समझो आप ना लाइक चीटिंग कर रहे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सामने टीचर आगे, क्या हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ठीक है, बीपी हाई हो जाता है। ओके, लंग्स में जो है वो लंग्स एक्सपांड हो जाता है, हम लोग जोर जोर से सांस लेते हैं। खैर तब तो नहीं लेते, बट ओके, जैसे कि आपके पीछे जो है वो कुत्ता पड़ गया। ठीक है, भौं भौं करते हुए पड़ गया, तो क्या हो गया, आप भागोगे। ठीक है, आप भागोगे तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से आप जो सांस लोगे इसका मतलब एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है। ओके, वो डर के मारे आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है, तो एनलार्जिंग ऑफ प्यूपिल। और उसके अलावा जो ब्लड है वो मसल्स को, ठीक है, फटाफट सप्लाई किया जाता है ताकि मसल्स को ग्लूकोज मिले, और वो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करे सिचुएशन को फेस करने की। फिर आप वो पत्थर उठा के कुत्ते को मार रहे हो, ठीक है, या भाग रहे हो, मारना मत। ठीक है, तो चलो दैट इज़ कंसिडर्ड एज द एड्रिनल इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, नेम द हार्मोन विच इज़ नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, इमरजेंसी, तो उसमें भी आप क्या लिखोगे, एड्रिनलिन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमन बींग्स। आई थिंक ये वाला सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कल के वीडियो में कवर किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो अब कॉन्ट्रासेप्शन वही एक आता है बैरियर मेथड। ठीक है, जहाँ पे आप बैरियर मतलब कि आप रुकावट लगा देते हो। तो जैसे सबसे इजी कन्वीनियंट जो होता है वो कॉन्डोम होता है। ओके, कॉन्डोम में या डायफ्राम में जो होता है वो इस तरीके से कि स्पर्म जो है वो ओवा की तरफ नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसके लिए फर्टिलाइजेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है वो स्पर्म को वहाँ पे पहुँचने से रोकते हैं। फिर आता है केमिकल मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंदर जो फीमेल है, ठीक है, वो ड्रग्स मतलब कि पिल्स, ठीक है, ओरल पिल्स जैसे होती है ना, ठीक है, वो लेती हैं और उस हिसाब से वो ये काम करता है स्पर्मिसाइड का। ठीक है, किसका काम करता है, स्पर्मिसाइड। ठीक है, स्पर्मिसाइड मतलब कि स्पर्म की हत्या करना। ठीक है, तो स्पर्म की हत्या हो जाती है तो इसके लिए वो ओवा तक नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसे करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है। फिर होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दैट मीन्स IUCD।
ठीक है। अब IUCD जो है वो लाइक कॉपर टी होता है। ठीक है, कॉपर टी जो है वो जो डॉक्टर होता है वो कॉपर की टी शेप, कॉपर का टी शेप बना लेता है और फिर वो फीमेल की वजाइना में एंटर करता है और यहाँ से भी जो है वो पास नहीं हो पाता है स्पर्म ओवा की तरफ। ठीक है, ओके। सो कॉपर टी हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी सो दैट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जोक है, हंसी भी नहीं आई। ओके ना, सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड जो है वो दोनों मेल और फीमेल के लिए रहता है। मेल के अंदर जो है वो वास डेफरेंस, ठीक है, जो स्पर्म डक्ट होता है ना, ठीक है, उसको काटा जाता है और फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है और फिर उनको टाई करके रख देते हैं। अब ना फीमेल से ओवा बाहर आएगा और ना ही स्पर्म से जो मेल से स्पर्म बाहर आएगा। ठीक है, जो मेल होते हैं उसके अंदर इस सर्जरी का नाम होता है, उसको हम कहते हैं वेसिकोटॉमी और फीमेल के अंदर कहते हैं हम लोग ट्यूबेकोटॉमी। क्लियर, डन। चलो शाबाश बच्चों। ना नेक्स्ट 42 क्वेश्चन। अब आपको दिख रहा है कि ये जो है ये बेसिकली हमें दिया हुआ है फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला शेप। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम द अबव फिगर आइडेंटिफाई ए एंड राइट द फंक्शन। अब ए, ठीक है, ये आपको ट्यूब की तरह नज़र आ रहा है ना, ठीक है, तो ये कौन सा ट्यूब है, पोलन ट्यूब। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वो मेल गैमेट मतलब कि पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा से ओवरी की तरफ पहुंचाता है। ठीक है, फिर आप देखो बी यहाँ पे क्या है, ये बल्ज वाला पोर्शन है, ये बल्ज पोर्शन। इस बल्ज पोर्शन को हम कहते हैं ओवरी। ओवरी जो है जब मैच्योर हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है और फिर वो बन जाती है फ्रूट। ठीक है, तो जैसे कि आप एप्पल खाते हो तो एप्पल का जो पार्ट जो तुम खाते हो ना वो ओवरी होता है एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, चीकू खा लिया, पपीता खा लिया, मतलब जो हम खाते हैं, ओके, दैट इज़ अ ओवरी पोर्शन जो फ्रूट बन जाता है। और पार्ट सी जो है जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है ये वाला, वो होता है ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है वो थिक कोटिंग बना लेता है और वो बेसिकली होता है सीड। ठीक है, अभी आप जस्ट विजुअलाइज करो कि आपने एप्पल काटा है, एप्पल काटा तो आपको होता है बीच में से सीड्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो ओव्यूल हो गया और जो पोर्शन तुम खा रहे हो दैट इज ओवरी। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, अ स्टूडेंट इज यूजिंग अ लेंस टू बर्न अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट। ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ लेंस यूज, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्योंकि वही तो अब रेज आ रही है ना, ठीक है, तो वो काम करेगा कन्वर्ज करने का, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सारी रेज यूँ मिलकर एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो पेपर है, ठीक है, वो बर्न होना शुरू हो जाता है। स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। तो ये जो इमेज बना मतलब कि जो पेपर जो जल रहा है ना, ठीक है, तो बेसिकली सन आया। ठीक है, सन इज़ द ऑब्जेक्ट, मेरी बात को सुनना ध्यान से, सन ऑब्जेक्ट है और सन से रेज आ रही है। ठीक है, तो वो इमेज कहाँ बना रही है, पेपर जल रहा है वो तो चलो उसका वो इफेक्ट है, पर सन की इमेज बन कहाँ रही है। अब सन कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। अब कॉन्वेक्स लेंस पे जब इन्फिनिटी से हम लोग रेज पास करते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे। ठीक है, तो द सन इज एन इन्फिनिटी, तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पीछे की तरफ बनेगा। अब कहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, ये रहा रे डायग्राम, सन इन्फिनिटी पे इसके लिए साइड साइड रेज पैरेलल आएंगी। ठीक है, और वो यहाँ पे मीट कर रही है। ठीक है, इसको हमने पेपर का नाम दे दिया। आया समझ में? देखो अब ये वाला जो है ना वो हम लोगों ने बुक में ऐसे रीड किया था, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2। ठीक है, बट इन्होंने आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देकर आपको पूछा है। ठीक है, तो वो नॉलेज और वो लॉजिक आपको साइंस में होना चाहिए। रटाफिकेशन ऑफ द आंसर्स इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज द सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन देखिए जब लाइट आती है, ठीक है, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, जब वो बेंड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी एक ग्लास हो पानी का और उसके अंदर मैंने ये रख दिया, तो जो लाइट आ रही है वो हवा से आ रही है और हवा में वो पानी के अंदर एंटर करेगी। हवा इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम और पानी इज़ ऑल्सो ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट आती है और वो बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, अब इसके लॉ क्या है, तो देखो पहला लॉ तो सिंपल है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो सेम जो मीडिया होगा, ठीक है, उसके यहाँ पर लाई करेंगी। ओके, अब इसका जो दूसरा है वो ये है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस। मैं ऊपर कर लूँ, देखो अच्छे से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसकी साइन यूं भी होती है और कई जगह पे यूं भी होती है, ठीक है। तो आपके स्कूल में जैसे करवाया हो देख लेना, दोनों सही है। ओके, इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल ने ये लॉ दिया था कि हम लोग देखो, अब इसके अंदर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल तो होता नहीं है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन में होता है वैसे नहीं होता, तो इसके लिए हम इनका रेशियो ले लेते हैं। और ये फिगर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला है दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसका रेशियो लिया जाता है, ठीक है। फिगर बनाया क्योंकि 3 मार्क है, तो अगर फिगर बनाओगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2, वोल्ट मीटर, एमीटर, की, बैटरी, वायर, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो देखो पैरेलल कनेक्शन है, ये हो गया R1 आपका, ठीक है, ये हो गया R2 कनेक्ट हो रहा है। अब ये वोल्ट मीटर को तुम इस तरीके से कनेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। ओके, एमीटर, बैटरी, करंट, सब कुछ हो गया। ओके, अच्छा मैंने इसके अंदर की नहीं लगाया, ओके, तो कोई नहीं, यहाँ पे आप की ले लो, ठीक है, ये हो गया की, सीरीज़ में ही जाता है। डन, क्लियर ना? चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेपर ये मार्च 2020 का है, ठीक है, न्यू कोर्स के हिसाब से। ओके, आइए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 27, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज फॉर द वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स, राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्स। और जब ये एक्स पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो सब्सटेंस एक्स है उसको हम लोग कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? CaO। रिएक्शन क्या है? जब CaO H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि CaOH ट्वाइस, ठीक है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। चलिए, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मतलब कि प्योर करना, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब प्योर किया जाता है तो उसको, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। यहाँ पे मेनली हम लोग कॉपर लेते हैं। तो अब उस पर करना क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जो इम्प्योर कॉपर है, मतलब कि वो कॉपर जिसको हमें प्योर करना है, ठीक है, तो वो इम्प्योर हो गया ना बच्चा, ठीक है। तो जो इम्प्योर कॉपर है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? एनोड की तरफ, ठीक है। और प्योर कॉपर की पतली सी स्ट्रिप कहाँ रखेंगे? कैथोड की तरफ, ठीक है। नीचे मैंने फिगर दिया हुआ है, ओके, देखिए, ठीक है। तो ये एनोड की तरफ हमने क्या रखा? इम्प्योर मेटल, और कैथोड की तरफ क्या रखा? प्योर मेटल। कैथोड का बहुत पतला सा स्ट्रिप लिया है, वो इसके लिए कि सब बस डिपोजिशन हो जाए और कुछ नहीं, और जितना मेटल हमें प्योरीफाई करना है वो हमने एनोड पे रख दिया। इतना क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रोलाइट यूज इज़ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दैट मीन्स द सॉल्यूशन विच इज़ यूज इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो बीकर होता है, ठीक है, उसके अंदर। अब क्या कह रहा है? व्हेन द करंट इज पास टू द इलेक्ट्रोलाइट, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट में से पास होगा तो जो प्योर कॉपर होगा एनोड की तरफ, ठीक है, ये एनोड है ना, ठीक है, इसमें से क्या होगा? कॉपर जो है वो डिजोल्व होना शुरू करेगा, मतलब बाहर निकलना शुरू करेगा इस सॉल्यूशन के अंदर। और ठीक है, जितना, जैसे कि यहाँ पे कॉपर, ओके, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉपर आया Cu+2, ठीक है। तो जितने कॉपर यहाँ पे इस एनोड में से निकल रहे हैं सॉल्यूशन में से, उतने कॉपर जो है वो कैथोड की तरफ चिपकना शुरू करेंगे, ठीक है। सो आप देखोगे कि कैथोड है ना, ठीक है, तो कैथोड का क्या बोलते हैं, थिकनेस है, वो क्या हो जाएगी? मोटापा जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप होता है। अब हमें प्योर करना है तो बट ऑब्वियसली गंदगी तो निकलेगी, ठीक है। तो जो गंदगी निकलती है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, ये वाली है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर मड, एनोड मड, ठीक है, क्लियर ना? अच्छा, अब इसमें रिएक्शन आता है। ये रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लर्न कर लो, कुछ भी कर लो, करो,
क्योंकि ये रिएक्शन आप जब लिखोगे ना तो जो एग्जामिनर के दिमाग में जो आप छवि पैदा करोगे कि बच्चा बड़ा तेज़ है ना, उसको अगर रिएक्शन लाने वाला कि बच्चा बड़ा तेज़ है, तो शायद ऊपर जो आपने थ्योरी लिखी उसमें अगर आप थोड़ी बहुत गड़बड़ कर भी लोगी ना तो वो नोटिस में नहीं आएगी, रिएक्शन और डायग्राम देकर आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए रिएक्शन लर्न बाय हार्ट कर लेना, बस सिंपल है। देखो एनोड की तरफ क्या हो रहा है, एनोड में जो कॉपर है, ठीक है, उसमें Cu2+ निकल रहा है, अभी भी बताया मैंने, और 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ करेगा। और कैथोड की तरफ जो वो 2 इलेक्ट्रॉन वो सॉल्यूशन में जो Cu है वो एब्जॉर्ब करेगा और सॉलिड बनकर कैथोड की तरफ लेयर बनाता जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन सेम ही है, बस आप ये समझो कि एनोड का जो राइट पोर्शन है, एनोड का जो राइट पोर्शन है वो कैथोड का लेफ्ट हो जाता है। बस इतना तो आप ट्रिक दिमाग में रख सकते हो ना, ये कर लो। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द थर्माइट प्रोसेस विथ इक्वेशन। ठीक है, अब वो थर्माइट प्रोसेस मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, तो वही है, तो इसके लिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करी, सेम चीज़ें ही हैं। ठीक है, तो आप वो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो नेम द पार्ट्स ए एंड बी, ऑल्सो राइट द फंक्शन। अब ए जो है इसको हम कहेंगे डेंड्राइट। अब डेंड्राइट क्या होता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैसेजेस रिसीव करते हैं। जैसे आपको किसी ने चूटी काटी, ठीक है, तो ये जो चूटी काटी तो आपको जो ये स्किन ने वो मैसेज को रिसीव किया, वो किया बिकॉज ऑफ द डेंड्राइट। तो यहाँ पे डेंड्राइट है जो वो मैसेज रिसीव कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके से वो मैसेज को आगे की तरफ सेल बॉडी में पूरा पास करेगा। ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ये मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये तो न्यूक्लियस है। फिर आप मेरे को कमेंट बोलोगे मैम आप गलत बोल रहे हो, वो न्यूक्लियस है। ठीक है, देन पार्ट बी जो है इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग ऑफ द नर्व। ठीक है, अब नर्व एंडिंग जो होता है वो टर्मिनल पार्ट होता है एक्सन का। एक्सन क्या है, ये जो पूरी लंबी डंडी दिख रही है ना आपको, ये पूरी लंबी डंडी, ठीक है, इसको एक्सन कहते हैं। तो एक्सन का टर्मिनल मतलब कि एंड वाला पोर्शन, ठीक है, वो नर्व एंडिंग कहा जाता है। ये क्या करता है, ये नर्व इम्पल्सिस को एक एक्सन से दूसरे एक्सन में पास करता है। ठीक है, लाइक यहाँ से हुआ तो अभी यहाँ पर जो है वो दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा और उसके डेंड्राइट को वो पास करेगा विद द हेल्प ऑफ द साइनेप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन द बाइनरी फिशन। अब ये रहे बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, प्रोपोगेशन और स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ स्पोर फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, अगर इतना कठिन शब्द नहीं याद करना है तो यू कैन राइट स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि बाइनरी फिजन अमीबा की मदद से एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो फिजन मतलब क्या होता है, फिजन मतलब कि तोड़ना, टू डिवाइड, और बाइनरी बाय मतलब दो, तो इसका मतलब कि एक चीज़ को दो भाग में तोड़ देना, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। अब अमीबा जो है वो ये प्रोसेस करता है फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अमीबा के अंदर क्या होता है ना, देखो फिगर देखो बेटा, फिगर से आपको समझ आ जाएगा। ये पेरेंट अमीबा है। अब क्या होता है ना कि धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इलोंगेट, लंबा होता जाता है। लंबा होते 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 एक टाइम ऐसा हो जाता है कि न्यूक्लियस जो है वो दो भाग में टूट जाता है। अब एक सेल में दो न्यूक्लियस तो रह नहीं पाएंगे, तो इसके लिए सेल को भी टूटना पड़ता है। तो जो अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो भी डिवाइड हो जाता है और सेल जो है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर मतलब कि फट जाता है, और इस तरीके से हमें दो नए सेल्स मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग एक अमीबा से दो नए अमीबे, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, तो बस स्टेटमेंट में वही सब लिखा हुआ है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्लेन द होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, होमोलोगस वो ऑर्गन्स जिनके अंदर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, बट देखने में, ठीक है, सिमिलर होते हैं और फंक्शन भी एक जैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं एनालॉगस। विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, अब विंग्स ऑफ बर्ड के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स, ठीक है, इनका क्या होता है, इनका फंक्शन जो है वो अलग, वो फंक्शन जो है वो सेम होता है उड़ने का, बट स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है, फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। और होमोलोगस में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सेम रहेगा बट फंक्शन अलग होगा। जैसे कि 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड 4 लिम्ब ऑफ लिजार्ड। 4 लिम्ब मतलब पंजा,
ठीक है, हमारा पंजा और आपके घर पे चिपकली वगैरह तो भी आई गई होगी, ठीक है, उसका पंजा देखना, दोनों के पंजे जो है वो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट क्या हम क्रॉल कर पाते हैं चिपकली के साथ दीवार पे? नहीं कर पाते, वो कर पाती है, ठीक है। मतलब कि हमारा उसका फंक्शन अलग अलग है बट स्ट्रक्चर सेम है। तो जहाँ पे स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन अलग होता है, दैट इज़ द होमोलॉगस। जहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है बट फंक्शन सेम होता है, दैट इज़ द एनालॉगस। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश हैज़ 2 daughters एंड हिज वाइफ माया इज़ प्रेग्नेंट अगेन। ओके, 2 बेटियां हैं और उनकी जो वाइफ है माया वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई और अब उसकी इच्छा है कि मुझे मेरा वारिस मिले, मतलब कि मुझे बेटा मिले। सो ही फोर्सेस हिज वाइफ माया टू गो फॉर द सोनोग्राफी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो अपने पति को मतलब जाओ और करवा के आओ कि देखो कि लड़का है कि लड़की है। ओके, सो नाउ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ द चाइल्ड बॉर्न इज़ अ गर्ल और अ बॉय? फादर और मदर? सेक्स क्रोमोसोम? कौन रिस्पॉन्सिबल है? फादर ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि फादर के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? XY, और मदर के पास कौन से होते हैं? XX। तो मदर के पास तो दोनों क्रोमोसोम सेम ही है, तो डिफरेंस जो है क्रोमोसोम का वो फादर के अंदर है। दैट मीन्स कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। इन केस ऑफ रमेश डॉटर्स विच सेट ऑफ सेक्स और क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट? अब डॉटर है ना, तो डॉटर है तो XX होगा, ठीक है, तो कौन सा सेट नहीं होगा? XY वाला सेट नहीं होगा जो लड़के में पाया जाता है। इज सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इलीगल? वाई? हाँ, वो इलीगल है ना। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो इसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ चाइल्ड जो उनको नहीं चाहिए होता है वो पहले वो उसका सोनोग्राफी की मदद से उसका जेंडर देख लेते हैं, ठीक है, फिर नहीं चाहिए तो वो उसको अबॉर्शन करवा लेते हैं। स्पेशल केसेस में फीमेल ही अबॉर्ट होती हैं, ठीक है, मेल तो इतने अबॉर्ट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ईजी था ना? कुछ था नहीं, बस नॉर्मल सा ही इंट्रोडक्शन है इसका। Draw the diagram of image formation by a concave mirror when the object is placed between center of curvature and the focus of the concave mirror। ठीक है, concave mirror है। ओके, अब देखो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, देख पा रहे हो ना? ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये C और F के बीच में रखा हुआ है और इसके अंदर जो रेस पास हो रही है बेटा, देखो एक तो जो है वो क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से पास होगी, तो एक रे तो यही हो गई, ठीक है। और दूसरी रे ये कौन सी पास कर रहे हैं बेटा? ठीक है, दूसरी रे ये लोग पास कर रहे हैं फोकस से, और कहाँ मीट करेगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो जहाँ मीट करेगी वहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? देखो C है ना, तो C के उस तरफ बना है तो मतलब बियॉन्ड द C, उल्टा बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ देखो, ऑब्जेक्ट की साइज़ देखो और इमेज की साइज़ देखो, ज़्यादा है ना, तो साइज़ कैसी है? एनलार्ज, ठीक है। नाउ ओके, अब क्या कह रहा है? अ पेंसिल 4 सेंटीमीटर इन साइज। ओके, मतलब कि हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग गिवन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। पेंसिल 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब HO ऑब्जेक्ट है ना, 4 सेंटीमीटर, इज़ प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। ठीक है, कहाँ पे रखा गया? 25 सेंटीमीटर, तो ये इमेज डिस्टेंस हुआ, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। ओके, और मिरर कौन सा दिया हुआ है बच्चा? कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नाउ ऑफ फोकल लेंथ 15, ओके, F कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव मिरर है, इसके लिए माइनस में आ जाएगा। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज? मतलब कि आपको यहाँ पे V निकालना है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब कि HI भी निकालना है और नेचर भी निकालना है। चलो नेचर तो पता चल जाएगा हम लोग को। ओके, आइए देखते हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। देखो बच्चा, UF है, V निकालना है, तो सिंपल पहले मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, 1/- 15 इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/-25। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं? U को शिफ्ट कर लेती हूँ, तो ये जो U है वो यहाँ पे आ गया, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, सो क्या हो जाएगा? माइनस, ओके, एक सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहले तो इसको रब कर दूँ, मिस्टेक हो गई है।
ओके, सो 1/-15 ये प्लस का माइनस आया एंड 1/-25 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अब बचा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/-15 प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, क्या लगेगा दोनों के अंदर, एलसीएम कितना आ जाएगा 25 और 15 का। ठीक है, 25 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5 1 3 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 5 25 25 3 ज़ा 75। ओके, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 5 प्लस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ 3 इज इक्वल्स टू 1/v। अभी तो आपको आता ही एक है, बट ठीक है, अब थोड़ा सा मैं सिखाई देती हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 प्लस 3/75 इज इक्वल्स टू 1/v। सो -2/75 इज इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, सो 1/v क्या हो गया बच्चा 75/-2, इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया v। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मिल गया हम लोगों को। ठीक है, अब क्या करना है, अब निकालना है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि नेचर भी बताओ, साइज़ भी बताओ HI की, आई मीन इमेज की। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -v/u इज इक्वल्स टू HI/H0। ओके, अब -v तो -37.5, u कितना था बेटा, u था -25, HI निकालना है और ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। ओके, स्पेस, चलो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ध्यान देना। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। सो 37.5 मल्टीप्लाई बाय 4/25 इक्वल्स टू h। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर HI इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी माइनस की साइन आएगी ना, -6 सेंटीमीटर। अब h माइनस में मतलब कि h नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, इसका मतलब किस टाइप का इमेज होगा बेटा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो कैसा इमेज होगा, रियल नेचर। ठीक है, इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट की साइज़ जो थी वो 4 सेंटीमीटर और इमेज की साइज़ है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि मैग्नीफाइड होगा एंड मैग्नीफाइड। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्या बोल रहा है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो हम लोगों को इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, ये एक रेजिस्टर ले लिया मैंने। ओके, ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा। ठीक है, ओके, और इन सबको हमें कनेक्ट करना है अभी। ओके, बैटरी, देन की। ओके, यहाँ पे एमीटर लगा देती हूँ मैं। ओके, एमीटर, ये R1 R2 R3। वोल्टेज जो होता है वो एक ही होता है क्योंकि सेम रहता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ, और यहाँ से करंट पास हो रहा है। अब करंट जो है वो जब वो तीनों रजिस्टर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे I1, ठीक है,
यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। जब बाहर निकलेगा तो फिर से I बन जाएगा। ये बेसिक हमारा हो गया। चलिए अब इसके अंदर हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हेयर R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड करंट I1 I2 एंड I3 ओके आर फ्लोइंग। तीनों में करंट फ्लो कर रहे हैं ना, ठीक है, आर फ्लोइंग ओके सर्किट में, ठीक है। वी वगैरह तो है ही। तो अब क्या लिख देंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो विच इंडिकेट्स, ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। मैंने I को ही क्यों सेंटर में लिया, क्योंकि देखो I जो है वो यहाँ पे कॉमन है, फिर अंदर जाके डिवाइड हो जाता है I1 I2 I3 में, बाहर निकल के फिर से वही हो जाता है। लेट मीन्स की सम ऑफ द I इज सेम थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है, बस रजिस्टर्स के वहाँ पे अलग अलग है। तो इसके लिए मैं I को यहाँ पे टारगेट बना रही हूँ। तो फॉर R1 फर्स्ट रजिस्टर क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू VR1, वोल्टेज सेम रहेगा, हमने एक ही वोल्टेज ड्रॉ किया ना, मतलब वोल्टेज सेम है, तो इसके लिए V1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर R2 I2 इज इक्वल्स टू VR2 एंड फॉर R3 I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि जो करंट है वो टोटल तो I निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये I की जगह पे ये वैल्यूज अप्लाई कर दूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और ये वाला जो I है उसकी जगह पे ये वाला डाल दूँ V अपॉन R। अब कनेक्शन कैसा है बेटा, पैरेलल, तो इसके लिए R के साथ में RP लगा दूँगी। चलिए, सो V अपॉन RP इक्वल्स टू V कॉमन जा रहा है सब में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1, मतलब मैंने V को कॉमन निकाले क्योंकि सब वोल्टेज सेम है, इसके लिए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये V और ये V कैंसिल आउट हो गया, तो V अपॉन सॉरी ओके 1 अपॉन RP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया, यहाँ इक्वेशन डिराइव हो गई पैरेलल कनेक्शन की, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा लिखी नहीं है मैंने इसके अंदर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अतुल भाई हाउस इज मोर, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है अतुल भाई का। सो सचिन एडवाइज हिम टू गो फॉर द गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम एंड पुट सोलर पैनल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी मतलब कि हेल्प कर रही है थोड़ी पैसों की, तो वो स्कीम में जाओ और घर पे सोलर पैनल लगा दो, ठीक है। और ऐसा करके अतुल का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आने लगा। तो इन द सोलर पैनल द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस फॉर्म में, तो बिल कम आ रहा है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो किस फॉर्म एनर्जी में जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर क्या है, हाउ मैनी वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टिपिकल सोलर सेल, ठीक है। तो तकरीबन 230 to 275 वॉट जितना पावर निकलता है। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, लिमिटेशंस क्या है, देखो अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि ये उन्हीं जगहों पे आप लगा सकते, जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है, पहली बात, ठीक है। बियॉन्ड द लैटिट्यूड्स आप नहीं लगा सकते हो, लाइक धीरे धीरे आप जब ऊपर की तरफ जाते हो तो उसके बाद सन की रेज इतनी नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। कैन नॉट बी हार्नेस ड्यूरिंग द नाइट, दोपहर रात को तो पॉसिबल ही नहीं है, सन नहीं होता तो। और इसकी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो काफ़ी अभी के दौरान काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। तो वो भी सब्सिडी मिलती है बट फिर भी तो कॉस्टली है ही, ठीक है। तो इसके लिए ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसके। डन, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं क्या है।
व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो वो क्या हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में इन ऑर्डर टू विबग्यो, जिसको हम कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, उसमें वो डिवाइड हो जाती है। ये जो स्प्लिटिंग होता है, इन शॉर्ट द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। ये जो 7 कलर्स होते हैं इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये जब ये वाइट लाइट होती है तो उसके अंदर ये सातों के सातों कलर अवेलेबल होते हैं, बट क्या होता है ना कि वैक्यूम के अंदर सबकी स्पीड सेम होती है, जिसके लिए ये से वापस से मर्ज होकर ट्रैवल करती है, तो हमें से वाइट लाइट दिखती है। बट जैसे ही वो हम उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो प्रिज्म अब क्या मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने की वजह से इन सब लाइट्स का वेवलेंथ भी अलग अलग होता है। वेवलेंथ मतलब कि वेव की लंबाई वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड भी बदल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद वो आपस में एक साथ नहीं चल पाती है, नहीं ट्रैवल कर पाती, तो वो अलग अलग हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग को वो 7 कलर्स दिखते हैं। ओके, अब जिसके अंदर क्या होता है, वायलेट जो है उसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसके लिए वो डेविएट भी ज़्यादा करता है। डेविएट मतलब कि बहुत ज़्यादा तरीके से फैल जाता है। ठीक है, रेड जो है उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो कम डेविएट करता है। एंड ऑन रीचिंग द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म, ये जो कलर्स हैं वो फिर से, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के दौरान वो उस लॉ को फॉलो करके रिफ्रैक्टेड होते हैं। ये आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो वायलेट जो है वो कितना यूं करके यूं, एंगल देखो कितना यूं डिफ्लेक्शन हो रहा है, और रेड का देखो यूं करके यूं। ठीक है, बहुत कम एंगल बन रहा है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ज़माने में 3 मार्क में पूछा गया था, पर क्यों पूछा गया था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि 3 मार्क जैसा तो क्वेश्चन ये है नहीं, पर ठीक है पूछा गया था तो इसके लिए हम लोग कर लेते हैं। वाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। ठीक है, तो जब आसमान पूरा साफ होता है तो ब्लू कलर क्यों दिखता है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि जो ब्लू कलर होता है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो उसको स्कैटर, उसको पूरा फैला देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लंबा ट्रैवल नहीं कर पाती ना, छोटी वेवलेंथ तो लंबा ट्रैवल भी नहीं कर पाती है। ठीक है, इसकी वजह से आप जब आसमान में देखते हो तो आपको पूरा आसमान जो है वो जहाँ देखो वहाँ पे आपको ब्लू ब्लू कलर नज़र आएगा। बहुत सिंपल सा हिसाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग 2 केमिकल इक्वेशंस ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, सिंपल, वी नो दैट एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब उसका pH लेवल जो है वो 7 हो जाता है। इसकी वजह से इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, उसका इफेक्ट पूरा ख़त्म हो जाता है। अब एग्जांपल में यह है कि आप यहाँ पे NaOH ले रहे हो। ठीक है, अब NaOH क्या हुआ यहाँ पर बेस, तो आपने बेस लिया प्लस एसिड लिया तो आपको सॉल्ट मिल गया, ये तो हम खाते भी हैं, प्लस वाटर। सिमिलरली यहाँ पे MgOH आपने बेस ले लिया, HCl आपने एसिड ले लिया और आपको मिल गया सॉल्ट, मतलब कि MgCl और वाटर। अब क्या होता है, काफ़ी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सॉल्ट मतलब जो नमक का अपन खाते हैं NaCl, वही नहीं, वो सॉल्ट तो है ही, बट सारे के सारे सॉल्ट वो नहीं होते। ठीक है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, वो कंपाउंड जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन या तो फिर OH माइनस आयन, ठीक है, वो नहीं दिखे। अब आप देखो ये जो NaCl है इसमें आपको H और OH दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। OH मतलब क्या, देखो OH जहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, और H जहाँ पे होता है आगे की तरफ देखो, है ना, तो उसको हम कहते हैं एसिड। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। देखो अब MgCl2 में आपको कहीं पे भी OH और H दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए सॉल्ट हो गया। बात पकड़ में आ गई। तो सॉल्ट किसको कहते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन अवेलेबल नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये भी किसी ज़माने में 3 मार्क पूछा जाता है, जबकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो pH जो है वो हमारे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है, आपको पता है, खाना खाने के दौरान। तो अब उस दौरान स्टमक का जो रेंज होता है pH का 1 to 3 जितना रेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि अब क्यों होता है वो तो अच्छी बात है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है। बात ठीक है, बट कई बार क्या होता है ना कि स्टमक के अंदर एसिड जो है वो कई बार ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, इरिटेशन होता है। ठीक है, उससे बचने के लिए आपको पता है कि जो लोग हैं वो एंटासिड्स यूज़ करते हैं, मतलब कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं।
ज़्यादातर एंटा एसिड जो होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि जिसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब जो फ्लावर है, फ्लावर खुद एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके अंदर स्टेमन होता है जो मेल ऑर्गन होता है, और कार्पेल जो होती है वो फीमेल ऑर्गन होती है, मतलब ऑर्गन होता है। ठीक है, फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन और कार्पल दोनों अवेलेबल होते हैं उसको हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, देखो अभी आपको फिगर भी नीचे दिख रहा होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के अंदर कि ये रहा हमारा, ये जो एंथर और जो फिलामेंट है, ठीक है, इस दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन। ओके, और ये जो पिस्टिल आपको लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, ये एक्चुअली पिस्टिल भी बोल दो इसके अंदर, या इसको आप कार्पेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये फीमेल ऑर्गन होता है ना। जो स्टेमन होता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और जो कार्पेल होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, ओव्यूल या एग। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा बच्चा, इसके अंदर ऐसा होगा कि जो एंथर से ना ये जो पोलन ट्यूब्स है, ठीक है, वो नीचे की तरफ जाएंगे, ये स्टिग्मा में चिपक जाएंगे और स्टिग्मा से वो नीचे की तरफ वो जाएंगे और ओव्यूल के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो जब वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो एम्ब्रियो बना लेता है, तो जो ओव्यूल होगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी होगा फ्रूट में। अभी भी हमने डिस्कस किया, बस वही है। ठीक है, बट इसके लिए सिर्फ इतना है कि कंडीशन उसकी फेवरेबल होनी चाहिए, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, पानी की सुविधा, वो हर एक चीज़ उसको अगर मिल जाती है तो प्लांट खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेता है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको बस पार्ट्स के नाम देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ये थर्ड वाला जो है वो आपको हो जाएगा नीचे की तरफ, दैट इज़ राइट वेंट्रिकल। ओके, ये फोर्थ वाला जो है दैट इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, फिफ्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाइकस्पिड वेल्व। और सिक्स क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ओके, और आपके पास सेकंड वाला पोर्शन आया है, ठीक है, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका इंफीरियर। ओके, निकाल लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ओके, सेकंड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, इंफीरियर वीना कावा। अब बेसिकली तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है, ओके, इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, अच्छा, जो ये थर्ड वाला है, ओके, ये जो थर्ड वाला है ना बेटा, ये थर्ड वाला आपके पास रहेगा, ये हो जाएगा ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व, ये जो राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। ओके, अब बेसिकली ये एक्चुअली इन लोगों ने सही से एरो दिया हुआ भी नहीं है। ओके, जहाँ पे ये एरो लगा रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन इसको हम सेप्टा कहते हैं, यहाँ सेप्टम, सेप्टा। ठीक है, बट एग्जैक्टली वो बता नहीं रहा यहाँ पर, तो इसके लिए ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। तो जहाँ जहाँ मेरे को ठीक लगा उतना मैंने आपको बता दिया। ओके बच्चों, सो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा सेक्शन सी पार्ट 2 क्लियरली। और अभी हम लोग सेक्शन डी जो रहेगा, जिसके अंदर 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो हम करेंगे। टिल देन आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ आपको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इंग्लिश वाले काफ़ी बच्चे कह रहे हैं, वो इंग्लिश का बस स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा मटेरियल ग्रामर वाला जो है वो करवा लूँगी मैं आपको एग्ज़ाम आने से पहले ही। ऑलमोस्ट जो है वो 8 डेट के आसपास में उसको अपलोड कर दूंगी, तब तक आप साइंस प्रिपेयर कर लीजिए। और भी कुछ आपको हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है, जहाँ पे और आपको स्टडी करने का मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। टिल देन कीप स्टडी, डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज काइंडली शेयर द वीडियोस एंड द चैनल विद योर फ्रेंड्स। हम मिलेंगे बाद में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।